Talking about beta pathology, um, पैथोलॉजिकल इंजरी ऑफ द फेशियल नर्व, दो क्लासिफिकेशन थे, एक सेडन्स क्लासिफिकेशन, एक सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेडन्स क्लासिफिकेशन द नर्व इंजरी, चाहे फेशियल नर्व हो चाहे दुनिया की कोई भी नर्व हो, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक न्यूरोप्रेक्सिया कहते हैं इसको, एक है आपकी एक्सॉन्टोमेसिस, एक है न्यूरोटोमेसिस। ठीक है, न्यूरोप्रेक्सिया इस क्लास 1, क्लास 2 एक्सॉन्टोमेसिस, क्लास 3 न्यूरोटोमेसिस। ठीक है बेटा, चल अब इसको समझने से पहले आप एक थोड़ी छोटी सी बात आप समझ लें मेरी। बेटा ये रन कर रहा है फेशियल नर्व का एक्सॉन। ठीक है, ये क्या रन कर रहा है? फेशियल नर्व का एक्सॉन। ठीक है बाबू, चलो दिस इज़ द एक्सॉन शीथ। ठीक है, this is the axon sheath, this is surrounding the axon of the facial nerve, this is a supportive sheath, the axon sheath। ठीक है, और इसकी तीन लेयर्स होती हैं दरअसल, सबसे अंदर वाली लेयर, बीच वाली लेयर और सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा, इसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं, बीच वाली इज़ द पेरीन्यूरियम। ठीक है, सबसे बाहर वाली इज़ द क्या कहते हैं इसको, सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं जस्ट अ सेकेंड, या एपिन्यूरियम। ओके, टुक अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो व्हाई, समथिंग वेरी इजी। सो एपिन्यूरियम, या एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, सबसे बाहर वाली एपिन्यूरियम। ठीक है, चलिए अच्छा, what happens in the Seddon's classification neuropraxia class 1, there is no anatomical discontinuity, there is simply a physiological block, it is temporary damage, full recovery is expected। डैमेज होता है फेशियल नर्व को, ऐसा डैमेज होता है कि किसी किस्म का एनाटॉमिकल डिसकंटिन्यूटी नहीं, थोड़ा सा इसमें कोई लेसरेशन आ जाएगी, एब्रेशन आ जाएगी, बस। ना आपका अंदर एक्सॉन डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, ना एपिन्यूरियम, ना पेरीन्यूरियम, ना एंडोन्यूरियम, किसी किस्म का कोई डिसकंटिन्यू नहीं होगा, डिसकंटिन्यूशन नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपका ये एक्सॉन है ना, तो ये ऐसे दो हिस्सों में डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा। अगर आपकी ये ऊपर एक्सॉन शीथ है ना, तो ये दो हिस्सों में से डिसकंटिन्यू नहीं होगी, हल्का सा एब्रेशन आएगा इसके अंदर, जो कि बड़ा माइनर सा होता है और डिसकंटिन्यूएशन नहीं होती, और इसमें फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है। Then comes the axontomesis, class 2, in which the axon sheath is intact, but the axon is divided, right? And the axon which is distal to division, it degenerates. And the most of the fibers tend to regenerate. I am explaining this to you what actually it is. What happens in class 2 axontomesis is कि जो अंदर axon मौजूद है ना, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो हिस्सों में, कुछ इस तरीके से, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो एक्सॉन शीथ है ना, एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, ये बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ये बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, ये डिवाइड नहीं होती। तो एक्सॉन डिवाइड हो गया अंदर, ये बात सेटिस्फाई हो गई, एक्सॉन शीथ इंटैक्ट है, ये बात सेटिस्फाई हो गई। जहाँ पे डिवीजन हो गया है उसके डिस्टली ये जो पार्ट मौजूद है एक्सॉन का, ये डिजनरेट हो जाता है, इसको डिस्टल डिजनरेशन कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फाइबर्स टेंड टू रीजनरेट। ठीक है, दोबारा रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। देन लास्टली कम्स द न्यूरोटोमेसिस क्लास 3, इन विच द होल नर्व इज सेक्शनड एंड देयर इज कंप्लीट डिस्टल डिजनरेशन। होल नर्व यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसके भी तीनों हिस्से डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मकसद ये, अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, देखो ये आपका एक्सॉन भी डिवाइड हो गया। ठीक है, और ऊपर जो एक्सॉन शीथ थी वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, आपकी एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, तीनों चीज़ें डिवाइड हो गई, बीच में कंप्लीट कट आ गया नर्व के अंदर। सही, होल नर्व इज सेक्शनड एंड देयर इज कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ दिस डिस्टल पार्ट ऑफ द नर्व। सही है, ये तो हो गया बेटा सेडन्स क्लासिफिकेशन। सेडन्स क्लासिफिकेशन के बाद आती है सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन। सुंदरलैंड्स, हियर कम्स द सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन। व्हाट हैपेंस इन द सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन, इसने नर्व इंजरी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, बस सेडन्स क्लासिफिकेशन को इसने यूज़ किया है और 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डिग्री डैमेज सेम एज न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया में क्या हो रहा था बेटा, ना एक्सॉन शीथ में कोई प्रॉब्लम थी, ना एक्सॉन के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, देयर वाज अ माइनर एब्रेशन, दैट्स इट, नो फंक्शन, नो एनाटॉमिकल डिसलोकेशन। ठीक है, गुड।
Second degree Sunderland's classification is same as the exontomesis. Axons are divided but the endoneurium is intact. Same as exontomesis. Exontomesis में क्या हो रहा था, पीछे आप रिकैप करके देखो, जो एक्सॉन था वो डिवाइड हो रहा था, सही है, और ऊपर जो आपकी एंडोन्यूरियम थी, जो एंडोन्यूरियम, एपीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, ये एंडोन्यूरियम, ये पेरीन्यूरियम, ये एपीन्यूरियम, तीनों की तीनों इंटैक्ट रहती हैं। यही बात हुई थी, सेम एज एक्सॉन्टोमेसिस। थर्ड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री में ये है कि ये आपका एक्सॉन तो डिवाइड हो जाए, साथ में ये एंडोन्यूरियम भी डिवाइड हो जाए, लेकिन ये दोनों इंटैक्ट रहें। एपीन्यूरियम और पेरीन्यूरियम इंटैक्ट रहे, एंडोन्यूरियम साथ में डिवाइड हो जाए। देखो सेकंड डिग्री के अंदर एपीन्यूरियम भी सही थी, पेरीन्यूरियम भी सही थी, एंडोन्यूरियम भी सही थी, एक्सॉन डिवाइड हो गया। थर्ड डिग्री के अंदर एक्सॉन डिवाइड हो गया, साथ में एंडोन्यूरियम भी डिवाइड हो गई, लेकिन एपी और पेरीन्यूरियम इंटैक्ट है। फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है कि एक्सॉन के डिवाइड होने के साथ साथ एंडोन्यूरियम और पेरीन्यूरियम डिवाइड हो जाते हैं, सिर्फ एपीन्यूरियम इंटैक्ट रहती है, ठीक है। इसके अंदर तीनों लेयर्स इंटैक्ट हैं, एपी, पेरी, एंडो। इसके अंदर एंडोन्यूरियम डैमेज हो जाती है, एपी और पेरी इंटैक्ट रहती हैं, सही है। इसके अंदर एंडो और पेरीन्यूरियम डैमेज हो जाती हैं, एपीन्यूरियम इंटैक्ट रहती है, और इसके अंदर तीनों लेयर्स डैमेज हो जाती हैं, साथ में एक्सॉन भी डिवाइड हो जाता है, सही है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि चलें जी अब मुझे बताएं कि इफ़ लेट सपोज दिस इज़ द एक्सॉन डिवाइडेड, ओके, एंड ओके you see epineurium, endoneurium, perineurium all are normal. What type is this? This is second degree, complete as like exontomesis. Okay, now tell me, axon is divided and okay, yeah, this is endoneurium जो कि टूट चुकी है, एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम नॉर्मल है, तो ये कौन सी हो गई, थर्ड डिग्री हो गई। एंडोन्यूरियम डिवाइडेड, पेरीन्यूरियम, एपिन्यूरियम इंटैक्ट है, सही है बेटा। चलें जी, तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। अब ज़रा बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस विच वी ऑर्डर इन केस ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस। इन्वेस्टिगेशंस बेटा दैट वी ऑर्डर इन केस ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस आर नंबर 1 मिनिमल नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट in which minimal amount of electrical stimulation needed to cause the facial muscle twitching is detected and compared with the normal side, ठीक है। दो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये साइड जो है फेस की वो अफेक्टेड है, ये साइड जो है फेस की वो अनअफेक्टेड है, सही है, ठीक। ओके, तो यहाँ के जो मसल्स होंगे उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए होगी कंट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि ये अफेक्टेड साइड है, फेशियल नर्व सप्लाई नहीं कर रही, तो यहाँ के मसल बड़े वीक होंगे, इनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए होगी। और ये अनअफेक्टेड साइड है, इसके मसल्स हेल्दी होंगे, फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, तो इसको इलेक्ट्रिकल करंट कम चाहिए होगा स्टिमुलेट होने के लिए। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा लेंगे बेटा, सही है। तो जिस साइड को मिनिमल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए कंट्रैक्शन के लिए, समझ लो वो साइड अफेक्टेड है। जो नॉर्मल साइड होगी उस पर कम से कम इंटेंसिटी चाहिए होगी इलेक्ट्रिकल करंट की स्टिमुलेशन कराने के लिए, और जो अफेक्टेड साइड होगी उसमें मिनिमल इंटेंसिटी ज़्यादा रिक्वायर होगी, जैसे कि 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर, सही है। इसके अलावा एक और टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस, द इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इन दिस टेस्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द रेस्टिंग फेशियल मसल्स आर नोटेड एंड इट आल्सो डिटेक्ट द रीजनरेशन ऑफ द फेशियल नर्व। मैंने बताया ना कि बेटा रीजनरेशन की भी कैपेबिलिटी होती है, तो इस मदद से, इस इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मदद से हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो नर्व है वो रीजनरेट कर रही है या फिर नहीं, और साथ में जो फेशियल मसल्स हैं उनका रेस्टिंग पोटेंशियल भी चेक करते हैं। लास्टली कम्स द इलेक्ट्रो न्यूरोनोग्राफी, इट असिस्ट द परसेंटेज ऑफ द डीजनरेटेड नर्व फाइबर्स, के फेशियल नर्व कितने % डीजनरेट हो चुकी है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मदद से ये देखते हैं कि क्या नर्व डीजनरेट होने के बाद रीजनरेट हो रही है या नहीं। इलेक्ट्रोन्यूरोनोग्राफी में देखते हैं कि कितना % डीजनरेट हो चुकी है, ठीक है बेटा। चलें अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ऑटोजेनिक फेशियल पैरालिसिस। एज द नेम इंडिकेट्स इट्स द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व ड्यू टू सम autogenic problem, ear disease. Look, the most common cause of the facial nerve paralysis is the Bell's palsy, and after the Bell's palsy, second most common cause of the facial paralysis, the second most common cause is autogenic, यानी कि ईयर में कोई डिजीज़ मौजूद हो, और वो जैसे ओटाइटिस मीडिया मैंने बताया, खासकर ओटाइटिस मीडिया इंफ्रा न्यूक्लियर इंट्राटेम्पोरल डैमेज कराती है फेशियल नर्व का, ठीक है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और जैसे ही एक्यूट ओटाइटिस मीडिया
सेटल डाउन हो जाती है तो बेटा फेशियल नर्व पैरालिसिस भी ठीक हो जाती है। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, इनिशियली इट कंप्रेसेस द नर्व बट इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस it not only compresses the nerve but it actually completely destroys the nerve, right? So yeah, this is the autogenic what should I say, yeah, autogenic facial paralysis. Now comes some other reasons like the surgical operations, infection by the herpes zoster oticus, malignant otitis externa. Yeah, these all are the autogenic conditions. अब देखें बेटा, ऑटोजेनिक फेशियल पैरालिसिस हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने कहा कि फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो ऑटोजेनिक प्रॉब्लम्स की वजह से। पिछले पेज में मैंने बताया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये एक कान का मसला हो सकता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया ये कान का मसला हो सकता है। कान से रिलेटेड दूसरी चीज़ें जैसे कि कान के ऑपरेशंस, हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन, ओटाइटिस एक्सटर्ना कान की, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि एयर रिलेटेड हैं और फेशियल नर्व की पैरालिसिस करा सकते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन जैसे कि मिडिल ईयर का मेस्टॉइड का ऑपरेशन, इट कैन डैमेज द फेशियल नर्व। If the complete paralysis occurs immediately after the surgery, then immediate re-exploration is necessary. फिर वापस जाते हैं, re-explorate करते हैं नर्व को और कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करें। Sometimes incomplete weakness of delayed onset may occur after the surgery due to the pressure from ear packing or local edema. देखें दो चीज़ें हो सकती हैं, आपने सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद एक तो चीज़ ये हो सकती है कि आपकी नर्व डैमेज हो जाए कम्प्लीटली, या ये हो सकता है कि नर्व जो है कम्प्लीटली डैमेज ना हो लेकिन एक इनकम्प्लीट वीकनेस आ जाए। इनकम्प्लीट वीकनेस मतलब ये कह सकता हूँ कि देखें आपने सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नर्व कम्प्लीटली लॉस हो गई, नर्व कम्प्लीटली लॉस हो गई तो फ़ौरन ऑपरेशन के बाद जो है आपको फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है इनकम्प्लीट वीकनेस, आपने सर्जरी की उसके बाद पेशेंट बेहतर होगा लेकिन उसका डिलेड ऑनसेट होगा, सर्जरी के कुछ वक्त के बाद उसको फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। क्यों? सर्जरी के बाद हम जो ईयर पैकिंग करते हैं, कान में पैक लगाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो वो हो सकता है फेशियल नर्व को कंप्रेस कर रहा हो। लोकल एडिमा जो ऑपरेशन के बाद होता है वो हो सकता है कंप्रेस कर रहा हो आपकी नर्व को। तो इट्स सिंपली द कंप्रेशन ऑफ द नर्व। आप खुद सोचें, दो चीज़ें हैं, एक हमने ऑपरेशन किया, फेशियल नर्व डैमेज हुई, कम्प्लीटली डिजनरेट हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन के दौरान फेशियल नर्व डैमेज नहीं हुई, ऑपरेशन के बाद जो एडिमा होती है, जो हम ईयर पैकिंग करते हैं, वो हो सकता है कि आपकी नर्व को कंप्रेस करे, डिजनरेट नहीं, कम्प्लीटली कंप्रेस करे। और जब नर्व डिजनरेट नहीं होगी, सिर्फ कंप्रेस हो रही होगी तो इनकम्प्लीट वीकनेस होगी और डिलेड ऑनसेट होगा, ठीक है। सॉरी। herpes zoster oticus, herpes zoster of the external ear can affect the facial nerve and this disease is called the Ramsay-Hunt syndrome, ठीक है। If somebody has herpes zoster oticus infection of the external ear and it is later affecting the facial nerve, this is said to be Ramsay-Hunt syndrome, ठीक है। In this case, this infection के केस में paralysis of the facial nerve is sudden and often complete paralysis, ठीक है। Lastly, the ear problem, malignant otitis externa and the malignant tumors of the ear can also damage the facial nerve, right? We'll now talk about a little, the Bell's. I'll talk a little about the Bell's palsy. That's the most common cause of the facial nerve paralysis. Right, beta. Bell's palsy, the commonest cause of the facial nerve paralysis, and the funny thing is the exact etiology is not known. Previously, I told you the autogenic facial paralysis, that is the paralysis of the facial nerve was due to the autogenic problem, many problem in the ear. Otitis media, otitis externa, any surgery of the ear leading to facial nerve paralysis. But here, Bell's palsy, commonest cause of facial nerve paralysis, exact etiology not known, and some factors can be identified, like it may be due to viral infection, it may be due to the ischemia, due to the spasm of the vasa nervorum, leading to the ischemia of the nerve and its swelling in the facial canal, and the compression within the canal leading to neuroparexia. It's a beautiful thing. देखो ना बेटा, ये जो आपकी फेशियल नर्व है, ज़ाहिर है उसको भी कोई तो ब्लड वेजल सप्लाई करती होगी, जिसको हम वेजा नर्वोरम कहते हैं। अगर ये वेजा नर्वोरम जो छोटी आर्टरी होती है, आर्टीरियोल होती है, उसकी अगर वो कम मतलब सही से ब्लड सप्लाई ना करे आपके फेशियल नर्व को, तो फेशियल नर्व इस्कीमिक हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, फेशियल नर्व की न्यूरोपरेक्सिया हो जाएगी और there will be facial nerve paralysis, yeah, that is called the Bell's palsy. In case of Bell's palsy, there is
फेशियल पैरालिसिस, फेस की पैरालिसिस हो जाती है कंप्लीट साइज़ की, अपर फेस भी लोअर फेस भी। इसका मतलब ये है कि ये इंफ्रान्यूक्लियर होगा, ठीक है। पेन यूजुअली एब्सेंट होता है लेकिन हो सकता है डैमेज की वजह से। और ना सिर्फ आपकी मोटर सप्लाई जाता है, सेंसरी सप्लाई भी डैमेज होता है। जो सेंसरी नर्व होती है बेल्स पेल्सी की, जो कोडा टिम्पेनी नर्व है जो कि टेस्ट लेके जाती है टंग से, तो कोडा टिम्पेनी डैमेज हो जाएगी तो टेस्ट भी इम्पेयर हो जाएगा, टेस्ट इम्पेयरमेंट हो जाएगी। और जो नर्व स्टेपिडियस है, जो ब्रांच है फेशियल नर्व की जो कि स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करती है, और अगर वो डैमेज हो गई तो हाइपर एक्यूसिस हो जाएगी। आपको पता है ना बेटा स्टेपिडियस मसल क्या करता है? जब आपके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आती है, हाई इंटेंसिटी का साउंड होता है, तो ये जो स्टेपिडियस मसल क्या करता है एक्चुअली, आपके स्टेपिस को जाके पकड़ लेता है, ठीक है। स्टेपिस को जाकर पकड़ लेता है ताकि जब बहुत तेज़ इंटेंसिटी की आवाज़ आए तो वो ज़्यादा वाइब्रेट ना कर सके आपके स्टेपिस को, और बहुत तेज़ इंटेंसिटी की आवाज़ आने के बावजूद भी आपके कान ख़राब ना हों, ठीक है। लेकिन अगर स्टेपिडियस मसल ही काम नहीं करेगा, स्टेपिडियस नर्व ख़राब होने की वजह से, तो स्टेपिडियस मसल काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा तो वो स्टेपिस को स्टेबल नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से हाई इंटेंसिटी की साउंड या इवन कम इंटेंसिटी की साउंड भी ज़्यादा फील होंगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एक्यूसिस। और ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व भी जाहिर सी बात है डैमेज होगी, तो लेक्रिमल ग्लैंड को ये सप्लाई कर रही थी और लेक्रिमेशन भी इस वजह से नहीं होगी। ट्रीटमेंट ऑप्शन इस केस में बेटा जनरल मेजरमेंट्स और कुछ मेडिकल मैनेजमेंट। जनरल मेजरमेंट्स में पेशेंट को रीअश्योर करेंगे, पेन है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। आई केयर ज़रूरी है, आई केयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस केस में लेक्रिमेशन बंद हो जाती है। अब आपको पता है कि टीयर कितने ज़रूरी हैं आइज़ को बेटा प्रिवेंट करने के लिए, उनको लुब्रिकेट करने के लिए और आइज़ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो हम क्या करें अभी, टू प्रिवेंट द कॉर्नियल एब्रेशंस एज आई क्लोजर इज़ नॉट प्रॉपर, और लेक्रिमेशन भी नहीं हो रही और आईलिड क्लोज भी नहीं हो रही, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस तो आईलिड क्लोज भी नहीं होगी। आईलिड क्लोज नहीं होगी, हर वक्त आँख खुली रहेगी और टीयर्स भी नहीं बन रहे, तो बहुत मुमकिन है कि आँखों का ट्रॉमा होगा, इन्फेक्शन होंगे। So to prevent the corneal aberrations, because eye closure is not proper due to paralysis of the orbicularis oculi muscle, तो उसमें हम आर्टिफिशियल टीयर्स प्रोड्यूस करवाते हैं और आई में ऑइंटमेंट वगैरह डालते हैं। ये टीयर्स देते हैं ताकि आँख लुब्रिकेट रहे, ऑइंटमेंट डालते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। फिजियोथेरापी करते हैं टू प्रिवेंट द फेशियल मसल एट्रोफी। जाहिर सी बात है पैरालाइज मसलें यूज़ नहीं हो रहे तो एट्रोफीड हो जाएंगे, तो एट्रोफी से बचने के लिए फिजियो करते हैं। फुल डोज स्टेरॉइड देते हैं प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे, इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है फेशियल नर्व की। और इफ़ेक्टिव होता है स्टेरॉइड इफ़ स्टार्टेड से अर्ली, फॉर 7 to 10 डेज। अगर जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो फ़ायदा भी होगा, ठीक है। सिस्टमिक एंटीवायरल ड्रग देते हैं एसाइक्लोवियर अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हुआ है तो, और उसके अलावा सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड लास्टली द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन, ओवरऑल प्रोग्नोसिस ऑफ द बेल्स पेल्सी इज़ गुड। कंप्लीट रिकवरी अकर्स इन 2 to 4 weeks in case of incomplete paralysis, but recovery can be delayed in 10 to 15% cases, remember. And here is the last chapter beta of your ear and the ENT, right? So let's talk about this in the next video, auditory rehabilitation.